फ्रेंड्स, नविता क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि एचएसएससी ने टीजीटी एग्ज़ाम के लिए अभी सिलेबस जारी किया है, उसमें एनवायरनमेंट का जो 10% वेटेज दिया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चैप्टर हैं 10th और 9th क्लास के अंदर, उनको जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे और इसका आप सभी लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि ये 10th क्लास का 14 नंबर चैप्टर है। इसमें जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में बताया गया है। पहले हम बताते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितने टाइप के होते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो आने वाले टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम इसी अलार्मिंग रेट से उनका यूज़ करते रहे। दूसरी चीज़, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब एक बार हमने उनका यूटिलाइज़ किया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, इसमें फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। देन थर्ड लाइन के अंदर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स मीन्स वुड, कोल, एंड उसके बाद एक थर्ड अंडरलाइन लाइन है, उसमें किया गया है द फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में जो फ्यूल्स होते हैं उनको भी हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। अभी आपको ये पाई चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड विंड एनर्जी। इसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, ये आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होते हैं जो आने वाले टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, इनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे कोज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जैसे कि आपको पता है किस फॉर्म में, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उनके अंदर से कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पहले तो ये एसिड रेन कॉज करते हैं, दूसरा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करते हैं। तो जो ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ इश्यूज आते हैं इससे। हम इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है? बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंजप्शन प्रोसेस या वेरियस अदर टेक्निक। मैं आपको इस बुक में नहीं दिया गया वो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक पहले यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, दूसरा यूज़ ऑफ स्क्रबर। इन दो चीज़ों से हम अगर हम यूज़ करते हैं कंबशन इंजन के अंदर, तो जो ये ऑक्साइड हैं, सल्फर है या नाइट्रोजन है, उनका रिलीज कम हो जाएगा। अब आपका सेकंड पेज के अंदर दिया गया है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट हैं वो फॉसिल फ्यूल जो कोल की फॉर्म में यूज़ करते हैं या पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। लेकिन एज वी नो कि जैसे इंडिया है, हमारा कंट्री है, उसमें क्या है, कोल बहुत ज़्यादा
सोर्सेज तो कोल के रिजर्व सोर्सेज तो हमारे पास नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें ज़्यादा कोल या पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उस चीज़ का इंपोर्ट करते हैं बाहर से। साथ में अगर हम इन कोल का यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, तो हम उसको कैसे कम करें? उसका फॉर्मूला सिर्फ यही है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। जैसे आपकी इसी में 14.2.3 में हाइड्रो पावर प्लांट दे रखा है। हाइड्रो मीन्स वाटर, पावर प्लांट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। आपको पता है कि वाटर को अगर हम एक जगह स्टोर करते हैं, हैवी अमाउंट में स्टोर करते हैं और उसको हम रिलीज़ करते हैं, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स वाटर का जो मूवमेंट है, वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के मोमेंट को, जो इलेक्ट्रिक टरबाइन है उसके मोमेंट में हेल्प करेगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि अनदर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की ये। अगर हम एक डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं एक हाइट के ऊपर, उसमें वाटर को स्टोर करते हैं, देन उस वाटर को जब हम रिलीज़ करते हैं और वो वाटर टरबाइन, जो यहाँ पे एक डायग्राम है पेज नंबर 3 के ऊपर, इसमें एक टरबाइन दी गई है, उसको रोटेट करेगा, रोटेशन में हेल्प करेगा और जैसे ही वो टरबाइन रोटेट होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनका यूज़ करके हम जो डेली लाइफ में एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, हम उसका जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक क्या डिसएडवांटेजेस हैं हाइड्रो पावर प्लांट के, वो भी दिए गए हैं। मैं जस्ट एक या दो लाइन में उनको बताना चाहूँगा आपको लास्ट में। जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं वाटर के स्टोरेज के लिए, क्योंकि अगर हम डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वाटर स्टोर होगा, वाटर की काइनेटिक एनर्जी यूज़ होगी किसके, टरबाइन के मूवमेंट के लिए, और टरबाइन जब मूवमेंट होगी तो उसके अंदर जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बिग डैम्स जब अगर हम बना रहे हैं किसी एरिया के अंदर, वहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि जितनी भी हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो डेफिनेटली वो उस एरिया का डिसएडवांटेजेस है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर दिया गया है और डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए उस एरिया के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन है, अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और मीन्स कुछ जैसे कुछ एरिया जो है जो जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हुई है डेफिनेटली वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, जो इकोसिस्टम मेंटेन है उस एरिया के अंदर जहाँ पे हमने डैम का कंस्ट्रक्शन किया है, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड और ह्यूमन हैबिटेशन का डिसबैलेंस हो जाएगा। दूसरा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो और कुछ लैंड जो एरिया है डैम के अराउंड, तो या डैम के इर्द गिर्द जो एरिया है वो वाटर में सबमर्ज हो जाएगा और जो कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ नहीं हो सकता। उसके बाद थर्ड पेज के अंदर नेक्स्ट है बायोमास। ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम बायोमास का कैसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए? फर्स्ट एग्जांपल है काउडंग। काउडंग से हम कैसे सोर्सेज हैं जो एनर्जी के वो जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने कुछ लाइन अंडरलाइन की हुई हैं, उनमें ये बताया गया है कि जो काउडंग है हम उनका डायरेक्टली अगर यूज करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन या हीट का प्रोडक्शन नहीं करते और ऊपर से वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर हम काउडंग को एनर्बिक एनवायरनमेंट के अंदर, एनर्बिक एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर
कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, जिनको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या माइक्रो एनारोबिक एनारोबिक बायोटा या बैक्टीरिया बोलते हैं, जो काऊ डंग का डिकम्पोजिशन करेंगे, मीन्स उसका ब्रेकडाउन करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज करेंगे। तो जब वो डिकम्पोज करेंगे किसको, काऊ डंग को, तो वहाँ पे गैसेज रिलीज होंगी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जब ये बायोगैस रिलीज होंगी, हम इनको किसी टैंक में स्टोर करेंगे। अब बायोगैस क्या है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है, जो कि 75% क्या है कि यहाँ पे इस लाइन में दिया गया है सबसे लास्ट पैराग्राफ में, बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल दैट कंटेन द 75% मीथेन, जो कि विदाउट स्मोक बर्न करता है। कोई रेजिड्यू, मतलब कोई इन फॉर्म ऑफ, जैसे कि एस, जिसको राख बोलते हैं हम, उसकी फॉर्म में वो नहीं कुछ छोड़ता। तीसरा क्या है, हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है बायोगैस की। फोर्थ क्या है, बायोगैस इज आल्सो यूज फॉर लाइटिंग, लाइटिंग के लिए भी यूज हो जाता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें एक बायोगैस प्लांट के अंदर सलरी रह जाती है। जब वो डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है तो सलरी की फॉर्म में जो लेफ्ट अमाउंट जो बायोगैस रह जाता है, बायोमास रह जाता है, उसको सलरी बोलते हैं। तो वो जो है वो एक्सीलेंट मैन्योर है, मीन्स खाद का काम करता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एफिशिएंट मेथड है किसका, वेस्ट डिस्पोजल का। अगर हम उसको अच्छे से, जो सलरी है, जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल है जो बायोगैस प्लांट के अंदर रह गया है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड की रिस्टोरेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं विंड एनर्जी के। जैसा कि आप जानते हैं, विंड एनर्जी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पहले मैंने बोला था किसके लिए, कोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, इनके लिए मैंने बोला था दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बट जो विंड एनर्जी है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स इसका कभी भी एग्जॉशन नहीं हो सकता। विंड इज ऑलवेज अवेलेबल, वो सस्टेनेबल जो लेवल है उसका मेंटेन रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट काइनेटिक एनर्जी है ये, और विंड का हम यूटिलाइज कर सकते हैं विंड मिल के ज़रिए। अब जो विंड मिल जो रोटेट करेंगे उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। सेम वे जैसे हमने हाइड्रो पावर प्लांट जो उसके अंदर वाटर को स्टोर किया था डैम में, फिर हमने उसको रिलीज़ किया था प्रेशर से, वो टरबाइन का रोटेट किया था। टरबाइन का रोटेशन से क्या होता है, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। सेम वे विंड एनर्जी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे ही जो विंड है वो ब्लो करेगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन में, विंड मिल के अंदर जो टरबाइन लगा हुआ है वो रोटेट करेगा और वो उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विंड एनर्जी के अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ये दिया गया है यहाँ पे कि जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इसके बाद आया लास्ट में, विंड एनर्जी इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कोई ज़्यादा रिकरिंग एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन क्या है, ये जो विंड एनर्जी फॉर्म है वो उसी जगह प्लेस किया जा सकता है या लगाया जा सकता है जहाँ पे जो विंड का जो एयर का मूवमेंट जो है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर हो। विंड स्पीड जिसको बोलते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या है, इंस्टॉलेशन जो जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होता है।
उसके बाद लार्ज एरिया लैंड का हमें इसकी रिक्वायर चाहिए इसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस चाहिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप देख पा रहे हैं रिसेंटली कुछ जो बर्ड्स हैं, बिग बर्ड्स हैं, फ्लोरिकन और जैसे राजस्थान के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं, क्योंकि विंड जो वो बहुत खतरे में है। इसको देखते हुए इन जो विंड प्लांट्स हैं इनको ऐसे एरिया में रखा जाए ताकि जो हमारे एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स या एनिमल हैं वो इनसे हम उनको सेव कर सकें और इन्वायरमेंट को सस्टेन रख सकें। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम कवर करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कवर करेंगे।